हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के असाइनमेंट्स प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन शूट एट अ टारगेट इज 5/7 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन शूट द सेम टारगेट is 3/5. A and B shot independently. Find the probability that the target is not shot at all and the target is shot by at least one of them. अब इस एग्जाम्पल में हमें दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। एक है इसमें से कि ए कैन शूट अ टारगेट, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 एंड बी कैन शूट अ टारगेट इज 3/5। सो हम लोग दो इवेंट कंसिडर करेंगे। इवेंट ए कैन शूट द टारगेट एंड इवेंट बी कैन शूट द सेम टारगेट। ओके, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5। ए बी शॉट इंडिपेंडेंटली मीन्स टारगेट शूट करना ए और बी का एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज नॉट शॉट एट ऑल। मीन्स यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नॉट शॉट एट ऑल, मतलब कि ना ही ए शॉट कर पाया है ना ही बी टारगेट को शूट कर पाया है, और ये दोनों ही चाहिए, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एंड सेकेंड इज टारगेट इज शॉट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, मीन्स आइदर ए शॉट द टारगेट एंड बी नॉट, एंड दूसरा बी कैन शॉट द टारगेट बट ए नॉट। ठीक है, ए नॉट शॉट द टारगेट एंड बी कैन, एंड सेकेंड वन पॉसिबिलिटी है ए कैन शूट द टारगेट बट बी कैन नॉट। ठीक है, तो दूसरा हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आइदर दिस और दिस हैपेंस, मीन्स हम कहेंगे एटलीस्ट वन ऑफ, ओके एटलीस्ट वन ऑफ देम, नॉट सॉरी एटलीस्ट वन ऑफ देम है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम नहीं, शॉट बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स आइदर ए और बी और बोथ कैन शॉट द टारगेट। okay, so let's see the solid example. Let a event that a can shoot the target, so probability of a is 5/7 and therefore probability of a complement that a cannot shoot the target की probability क्या है 1 minus probability of a। जैसे कि हम लोग जानते हैं if किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आप जानते हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो बाय फॉर्मूला 1 minus probability of that event। सो इन सिमिलर वे हमने फाइंड आउट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन नॉट शूट द टारगेट इज 1 minus 5/7, दैट मीन्स 2/7। एंड बी कंसिडर क्या है इवन दैट बी कैन शूट एट द सेम टारगेट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया गया है 3/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट विद बी कैन नॉट शूट द टारगेट इज 1 minus probability of b, that means 1 minus 3/5, that means 2/5। okay, now since a and b are independent events, therefore a complement and b complement are also independent events। ठीक है, ये हमने इसमें नोट में देखा था कि if a and b are independent then a complement and b complement both are independent events, and that's why event that the target is not short at all, even हमने कंसिडर किया है even the target is not short at all means probability of even is probability of a complement intersection b complement। a cannot and b cannot shoot the target, okay, and मतलब intersection। so probability of even will be probability of a complement intersection b complement। so probability of a dash into probability of b dash हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए और बी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंटनेस की प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है उनके प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट के इक्वल। सो दैट्स वाई अगर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये आपको इक्वल मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। सो 2/7 इंटू 2/5, ए डैश बी डैश की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की थी 2/7 2/5। सो फाइनली 4/35। सो प्रोबेबिलिटी दैट target is not shot at all
is 4.35. अब हमने दूसरा इवेंट कंसिडर किया है E2 इवेंट दैट द टारगेट इज शॉर्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम. इट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द E1. E1 क्या है? टारगेट इज नॉट शॉर्ट एट ऑल. ठीक है. एंड इसका उल्टा क्या रहेगा? एटलीस्ट वन ऑफ देम. किसी न किसी ने तो शूट किया ही है. उसका उल्टा रहता है टारगेट इज नॉट शॉर्ट एट ऑल. सो मतलब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के कॉम्प्लीमेंट. ये दोनों E2 क्या है? E1 का कॉम्प्लीमेंट है. ओके. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. E1 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं. सो 1 माइनस 4.35. 35 माइनस 4.35 मीन्स 31/35. सो ये रहा E2 यानी इवन दैट द टारगेट इज नॉट शॉर्ट एट by at least one of them. So target shot by at least one of them की probability हमें मिली 31/35. नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. If A and B are two events such that probability of A is 1/2, probability of B is 1/3 and probability of A union B is 2/3, then show that A and B are independent events. Independent events का मतलब हमें क्या शो करना पड़ेगा? Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. अगर probability of A and probability of B का प्रोडक्ट probability of A intersection B की इक्वल है, सो ये कंडीशन तभी वेरीफाई हो सकती है, इक्वल हो सकती है, जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट रहे तो. सो प्रूफ करने के लिए आगे हम बढ़ते हैं. सॉल्यूशन. probability of A 1/2 है, probability of B 1/3 है एंड यूनियन की probability 2/3 है. हमें A इंटरसेक्शन B की probability चाहिए, तो यूनियन की गिवन है, B की A की प्रोबेबिलिटी है, तो एडिशन थ्योरम से A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. सो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जस्ट हम स्वैप करेंगे इनको. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2 प्लस 1/3 माइनस 2/3. कैलकुलेट करेंगे 3 + 2/6 - 4/6. So we get 5/6 minus 4/6. So finally we get 1/6. So say 1. Okay. Now probability of A and probability of B का प्रोडक्ट देखना पड़ेगा हमें क्या मिल रहा है. probability of A and probability of B का प्रोडक्ट हमें 1/6 मिल रहा है. से इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 हम देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये दोनों ही सेम मिले हैं 1/6. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. सो बाय कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. If A and B are two events such that probability of A is 0.8, probability of B is 0.6, probability of A intersection भी 0.5 है. So A union B फाइंड करना है पहला, दूसरा probability of A by B और तीसरा probability of B by A फाइंड आउट करना है. A by B and B by A इनका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है क्या है. ये जब A और B डिपेंडेंट इवेंट्स रहते हैं तब हमें probability of A under the condition that B has occurred उसको हम A by B से लिखते हैं and probability of B that under the condition that A has occurred उसे हम B upon A इस तरह से डिनोट करते हैं. जब A और B इवेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, उनके होने न होने का एक दूसरे पर इफेक्ट होता है, तब हम B upon A and A upon B ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे जो नोटेशंस हैं वो यूज़ करते हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के दो फॉर्मूलीज हैं. एक प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A. ओके. तो इसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज होंगी तो. ओके. दूसरा फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B का ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अनुसार, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B जो है हमें इस फॉर्मूले से मिलेगी अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो. A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है. सो हम ये दोनों भी फाइंड कर सकते हैं एंड हमें एक और क्वांटिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. अब A B और A इंटरसेक्शन B इन सब की प्रोबेबिलिटी दी गई है, मतलब एडिशन थ्योरम से
ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, बी 0.6 एंड ए इंटरसेक्शन बी की 0.5 है। पाइरेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें 0.8 प्लस 0.6 माइनस 0.5 मिल रहा है, जिसका कैलकुलेशन मिल रहा है हमें फाइनली 0.9। सो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें मिली 0.9। अब हम बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड आउट करने की तरफ बढ़ेंगे। 0.9 यानी 9/10 भी कह सकते हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने बताया ए इंटरसेक्शन बी का एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इन दोनों की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो अब ये मल्टीप्लिकेशन में है ये और 0.6, ठीक है। तो अभी 0.6 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमें मिला 0.5/0.6। फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है 5/6। ओके, अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए फाइंड आउट करना है। सिमिलरली मैंने बताया था कि बी बाय ए के लिए भी हमें ए इंटरसेक्शन बी का दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए यूज करना पड़ेगा। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों गिवन है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब 0.8 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हमें 0.5/0.8 फाइनली 5/8 मिल रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हमें क्या मिला 5/8। सो इस तरह से हम फॉर्मूलीज यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 3 जो हमने फाइंड किए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह के। और यही क्वेश्चंस कैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आए तो क्वांटिटीज जो नंबर्स हैं वो थोड़े चेंज हो सकते हैं, बाकी आपको फॉर्मूलीज वही यूज़ करने हैं। नंबर्स थोड़े चेंज हो गए, लाइक ये जो गिवन नंबर्स है ये चेंज हो गए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता है। बाकी फॉर्मूलीज तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलीज तो यही यूज़ करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ डायमंड और अ फेस कार्ड। यू शुड नो अबाउट द कार्ड्स। इस तरह के प्रॉब्लम करने के लिए आपको कार्ड्स के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे जो है दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप हार्ट शेप के किंग क्वीन जैक। किंग क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं। और आप देख सकते हो हार्ट के 3 फेस कार्ड हैं, ठीक है, किंग क्वीन जैक, और ये इसके डायमंड के 3 फेस कार्ड हैं, और ये स्पेड के 3 फेस कार्ड हैं, और ये क्लब के 3 फेस कार्ड हैं। ओके, सो टोटल कितने 12 फेस कार्ड हैं यहाँ पे, 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। और दूसरा भी कहा जा रहा है डायमंड कार्ड। डायमंड कार्ड के बारे में बोल, डायमंड कार्ड आप देख सकते हो ये 3 किंग क्वीन जैक, फिर और ये बाकी के कितने होते हैं 13, 3, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्ड्स हैं। दूसरे ये किंग क्वीन जैक मिला के डायमंड के पूरे 13 कार्ड्स हैं। तो डायमंड के 13 कार्ड्स हैं, फेस कार्ड 12 हैं। तो अब इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। टोटल कितने कार्ड है 52, और हम लोग कितना कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन मीन्स एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। सो इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, सो 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। कितने डिफरेंट वेज हैं 52C1, दैट मीन्स टोटल 52 डिफरेंट वेज हैं। अब हम एक इवन ए कंसिडर करें, कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड कार्ड। तो यहाँ पे इवन का कॉम्बिनेशन दिया गया है, कार्ड इज अ डायमंड कार्ड एंड कार्ड इज अ फेस कार्ड। ओके, और दिया गया है। सो अब हम दो यहाँ पे डायमंड कार्ड इज अ डायमंड कार्ड एंड कार्ड इज अ फेस कार्ड, ऐसे दो इवन कंसिडर करेंगे। सो कार्ड इज अ डायमंड कार्ड के लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे, मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं 13C1, 13 टोटल कार्ड्स है डायमंड के, जिसमें से एक हम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। टोटल कितने डिफरेंट वेज हैं ए इवेंट के फेवर में, 13 डिफरेंट वे हैं टू चूज अ डायमंड कार्ड। अब दूसरा इवेंट कंसिडर कर रहे हैं बी, कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड,
जैसे कि हमने देखा हमारे पास यहाँ पे 12 फेस कार्ड्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12. सो कितने डिफरेंट वेज में 12C1 यानी 12 डिफरेंट वेज में हम फेस कार्ड मिल सकता है हमें. यानी बी इवेंट के फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं 12. ए के फेवर में कितने हैं 13. ओके अब इवेंट ए यूनियन बी क्या हो गया. कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड और अ फेस कार्ड जिसकी हमें एक्चुअली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. वो क्या है. कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड और अ फेस कार्ड. और मतलब यूनियन करना है. इन दोनों इवेंट्स का यूनियन हमें फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए बिकॉज जो हमारा एडिशन थ्योरम है उसमें ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है ए और बी के अलावा. तभी हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड एंड अ फेस कार्ड. अब कार्ड जो ड्रॉ करें वो डायमंड कार्ड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए. ये कब पॉसिबल है. जब वो कार्ड डायमंड के फेस कार्ड हो. यानी कि ये तीन ये डायमंड के फेस कार्ड है. मतलब अगर इन तीनों में से कोई एक ड्रॉ किया तो वो क्या हो जाएगा. कार्ड इज डायमंड एंड अ फेस कार्ड. तो यानी ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कितने टोटल आउटकम्स है 3. सो 3 में से कोई भी एक ड्रॉ करेंगे. टोटल 3 डिफरेंट वेज हैं ए इंटरसेक्शन बी इवेंट कंप्लीट करने का. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी है. इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लेंगे. ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जो है. ठीक है. हम ऐसे भी कर सकते हैं. ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. मीन्स कार्ड इज डायमंड और फेस का जो फाइनली हमें फाइंड आउट करना है. तो जैसे कि एडिशन थ्योरम से इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन. तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस. जैसे कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस. तो वैसे ही हमने इसको एक्सपांड किया है. अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ए की है 13, एस की है 52, बी की है 12, एस की है 52. ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कितने हैं 3 एंड सैम्पल स्पेस के एलिमेंट है 52. अब इनका कैलकुलेशन करेंगे. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एक साथ लिख दिया. 13 + 12 - 3 विच गिव्स यू 22/52. फाइनली ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी 11/26 है. मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज a diamond or face card is 11/26. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that both are king and second one is king and other is queen. अभी हमें 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है कि सैम्पल स्पेस में कैसे एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स आएंगे. तो यहाँ पे हमें एट ए टाइम 2 कार्ड्स रैंडमली ड्रॉ करने हैं फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स. सो 52 कार्ड में से कोई भी 2 कार्ड ड्रॉ करने का डिफरेंट वे होगा 52C2. यानी इतने एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस के फेवर में रहेंगे. सो इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. फिर बोथ आर किंग मतलब दोनों के दोनों किंग चाहिए. हमारे पास टोटल कितने किंग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे. जो यहाँ पे हमने ये पेस्ट किया है इमेज उसमें देख सकते हो के कितने हैं यहाँ पे 4 यानी टोटल किंग कितने हैं 4. ओके. उसमें से कोई भी 2 कितने वे में ड्रॉ कर सकते हैं 4C2. ठीक है. तो इसके फेवर में इतने एलिमेंट्स रहेंगे. फिर 1 इज किंग. किंग कितने हैं 4. एक किंग चाहिए और एक क्वीन चाहिए. क्वीन कितने हैं 4. उसमें से कोई भी एक ड्रॉ करना है. तो एक किंग भी चाहिए एक क्वीन भी चाहिए. तो जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि अगर दो इवेंट्स हैं जो दोनों टास्क हमें करने हैं साथ में. ठीक है. एंड जब रहता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जब रहता है तो एडिशन करते हैं. ठीक है. सो एंड है यहाँ पे मतलब हमें ये दोनों ही टास्क करने हैं साइमल्टेनियसली. सो 4C1 × 4C1 ये इस इवेंट के फेवर में सैम्पल पॉइंट्स रहेंगे. सो प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards which can be done in 52C2 different ways means 26 × 51. कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका. और लेट इवेंट एज बोथ आर किंग्स. किंग कितने हैं हमारे पास 4.
So there is total 4 king cards from which 2 are drawn at random. So कितने डिफरेंट वेज में हम ये काम कर सकते हैं? 4 में से कोई भी दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 4C 2 डिफरेंट वेज हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ ए इज 4C2, जो कैलकुलेट करके हमें मिल रहा है, सी दिस कैलकुलेशन 6 मिल रहा है. ओके ये जो 4C2 का है, इसका फॉर्मूला NCR जनरल फॉर्मूला जो मैंने बताया था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. अब n और r की वैल्यू जो भी होंगी यहाँ सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 2 थी, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया, कैलकुलेट किया. अब अगर आपके पास आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो आपको कैल्सी अलाउड है, आप कैल्सी से 4C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, कैल्सी में सबसे पहले 4 प्रेस करोगे, उसके बाद NCR का जो आई थिंक शायद ये सबके कैल्सी में येलो से होगा, तो शिफ्ट येलो वाला है आई थिंक. तो शिफ्ट जो भी येलो वाला बटन है, शिफ्ट है कि क्या है वो देखो, शिफ्ट प्रेस करके फिर ये प्रेस करना है. डायरेक्टली की है तो ठीक है, की के ऊपर येलो में लिखा है तो येलो. ओके सो 4 फिर NCR का प्रेस बटन किया कि यहाँ CR आ जाएगा, फिर R की वैल्यू जो भी है लाइक 2 प्रेस करोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी. ओके इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एस. ए के फेवर में कितने हैं 6, एस के फेवर में 26 इंटू 51. सो फाइनली 1/221 ये रहा इवन ए की प्रोबेबिलिटी. सो मीन्स बोथ हार किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/221. ओके अब let even b, one is king and the other is queen, other is queen card. Okay so there are 4 king cards and 4 queen cards from which one king and one queen has to be drawn at random. Okay वन किंग कितने वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं 4C1, 4 में से क्वीन 4C1. ठीक है और दोनों चाहिए, सो दोनों मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन. सो एन सॉरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ बी विल बी 4C1 इंटू 4C1 टोटल 16. 4C1 NC1 की वैल्यू n होती है, दैट मीन्स ये 4 है, ये 4 है, 4 इंटू 4 16. So final probability of B is number of element in B upon number of element in S, 16 upon 26 upon 51. और simplification हमें 8 upon 6 63 मिल रहा है. So probability that one is king and other is queen is 8 upon 6 63. So next problem की तरफ बढ़ते हैं. 8 प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी में 6 चल रहा है. 3 coins are tossed simultaneously in the air. Find the probability of getting at least one tail. कम से कम 1 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी. ओके 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. आपको कॉइन्स के बारे में मालूम है, अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेपरेट कॉइन्स 2:1 होता है. 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2:2. 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2:3. सो 2:3 यानी 8 टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पे, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं. सपोज S is a sample space for this random experiment where 3 coins are tossed. तो 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं मतलब सैम्पल स्पेस S मिलेगा HHH HHT. ओके HHH HHT HTH THH TTH THH THT HTT TTT. ओके उसके बाद कितने हैं ये 8. ओके उसमें भी अब हमें क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल. कम से कम 1 टेल होना चाहिए, एक भी टेल ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे कम से कम 1 टेल वाले जो एलिमेंट्स है सैम्पल स्पेस में वो कौन से सैम्पल पॉइंट्स, एक ये है. एटलीस्ट 1 का मतलब है कम से कम 1. 2 भी चलेगा 3 भी चलेगा, तो 2 वाले चलेंगे, तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा. मतलब सिर्फ ये नहीं चलेगा, बाकी सब इस इवेंट के फेवर में है. लेट इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल मीन्स ए के फेवर में 7. हम देख सकते हैं ए के फेवर में सिर्फ एक छोड़ के सैम्पल स्पेस का बाकी सारे सैम्पल पॉइंट्स ए के फेवर में जा रहे हैं. सो 7 सैम्पल पॉइंट्स आर देयर हु आर इन अ फेवर ऑफ दिस इवेंट. ए के इवेंट ए के फेवर में है. सो अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब 7/8. ओके
अब नेक्स्ट एटलीस्ट, यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड देखा एटलीस्ट, एटमोस्ट, इसके ऊपर ध्यान देना है। एटलीस्ट लिखा है कि एटमोस्ट लिखा है, उस हिसाब से आपको वर्डिंग को लेके, एटमोस्ट 110 होता तो मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होना चाहिए, नहीं टेल रहा तो भी चलेगा ऐसा, तो उसमें फिर सैम्पल पॉइंट्स डिफरेंट आ जाएंगे। और नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। If two dice are thrown, find the probability that the total score obtained is a perfect square, B a multiple of 3, C a prime number। यहाँ पे हमें टू डाइस थ्रोन के लिए 3 प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, और वो भी किसके लिए, स्कोर के ऊपर। स्कोर मतलब जो दो डाइज हैं उनके ऊपर जो नंबर मिलेंगे उनका सम। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि पॉसिबल सम क्या है। अब आप जो दो डाइस देख रहे हो उसमें से मिनिमम नंबर क्या आएगा, 1 आएगा दोनों के ऊपर। ठीक है, 1+1 यानी 2, यानी मिनिमम एडिशन तो उसका 2 मिलेगा ही। उसके बाद आपको 1 2 मिल सकता है, 2 1 मिल सकता है, मतलब 3 भी मिल सकता है एडिशन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है। ठीक है, तो 2 के फेवर में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, 3 के, 4 के, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब हमें पता होना चाहिए। सो हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ। एक सैम्पल स्पेस एस कंसिडर करते हैं इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के फेवर में। तो अब जैसे कि टू डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 6 5 6 6। ओके, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब देखो इनमें से टोटल कैसे है, ये दोनों का एडिशन तो 2 मिल रहा है, फिर इसका और इसका एडिशन 3 मिल रहा है, फिर इनका एडिशन 4 मिल रहा है। ओके, फिर इनका एडिशन 5 मिल रहा है। अब ये इनका एडिशन 6 मिलेगा, इसके बाद इन सब का एडिशन 7 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इन सब का एडिशन 8 मिलेगा, इसके बाद इस सब का एडिशन 9 मिलेगा, इसके बाद ये सब का एडिशन 10, इसका 11 और इसका 12। मतलब 2 के फेवर में एक ही सैम्पल पॉइंट है, 3 के फेवर में 2 है, 4 के फेवर में 3 है। ठीक है, सो ये एडिशन हिसाब से तो ये हमें मिल गए कि कौन से सैम्पल पॉइंट्स के, मतलब एडिशन मिनिमम 2 और 12 मिल सकता है मैक्सिमम, और इनके फेवर में इस 2 to 12 नंबर के फेवर में कौन से सैम्पल पॉइंट्स हैं और कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं हम देख सकते हैं। अब इजी हो गया। अब क्या है, हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है एडिशंस को। सो टोटल सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स है 36। हमने एक इवेंट कंसिडर किया है, ए टोटल स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें से 2 3 4 5 6 7 8 जो पॉसिबल स्कोर क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रॉम विच परफेक्ट स्क्वायर आर 4 and 9। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि जो किसी नंबर के स्क्वायर हैं या जिनका स्क्वायर रूट हम रियल नंबर मिल सकता है, स्क्वायर रूट हमें कोई इंटीजर मिल सकता है। सो परफेक्ट स्क्वायर 4 और 9 है, ये किसी नंबर के स्क्वायर है। सो 4 and 9 के फेवर में, 4 के फेवर में आप हम देख रहे हैं कौन से यहाँ पे, एक मिनट मैं और अच्छे से बता देती हूँ। देखो 4 के फेवर में है ये तीनों सैम्पल पॉइंट्स, ये तीनों सॉरी 3 1 2 2 and 1 3, और दूसरा 9 के फेवर में है ये 4 सैम्पल पॉइंट्स 6 3 5 4 and 3 6। ओके, यानी 7 सैम्पल पॉइंट्स हैं परफेक्ट स्क्वायर, हेंस द सैम्पल पॉइंट्स having score 4 or 9 are favorable to event A। so event A में 1 3 3 1 1 3 3 1 2 2 3 6 6 3 4 5 5 4। ठीक है,
ये 4 के फेवर में और ये 9 के फेवर में सैम्पल पॉइंट्स हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 7। ठीक है, अब इन 7 मिल गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी ए की, नंबर ऑफ एलिमेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट एस। ए में 7 एलिमेंट्स हैं और 36 एस में है। सो 7/36, ये रही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट जो बी है उसको सॉल्व करते हैं। बी कंसिडर किया है टोटल स्क्वायर, टोटल स्कोर इज मल्टीपल ऑफ 3। अब जो हमारे पॉसिबल सम है, वो स्कोर्स है, वो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रॉम विच मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 एंड 12। तो 3 6 9 एंड 12 के फेवर में कौन कौन से सैम्पल पॉइंट्स हैं? ये 3 के सैम्पल पॉइंट्स हैं, 2 एंड 1। उसके बाद 6 के फेवर में, 6 के फेवर में है 5 1 4 2 3 3 2 4 5 6। ओके, कितने सैम्पल पॉइंट्स है? 5 6 के फेवर में। उसके बाद 9 के फेवर में 6 3 5 4 4 5, ये 9 के फेवर में। उसके बाद 12 के फेवर में ये रहा। तो कितने सैम्पल पॉइंट्स है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सैम्पल पॉइंट्स है। द सैम्पल्स पॉइंट हैविंग स्कोर सम 3 6 9 12 आर फेवरेबल टू द इवेंट बी। सो बी में 2 1 1 2 2 4 4 2 1 5 5 1 3 3 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर ये बना रहे हैं, ये 6 का, ये 6 स्कोर बना रहे हैं, और बाकी बचे ये 9 स्कोर बना रहे हैं, सॉरी ये 9 स्कोर बना रहे हैं और ये 12 स्कोर बना रहे हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ बी आर 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 12/36, यानी 1/3। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट स्कोर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और नेक्स्ट लाइन, हमें नेक्स्ट जो थर्ड वन था प्राइम नंबर, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। लेट इवेंट सी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर। अब जो हमारा पॉसिबल स्कोर है वो क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5, ठीक है, 7, उसके बाद 11। ओके, 2 3 5 7 11। अब इनके फेवर में जो सैम्पल पॉइंट्स हैं, यानी जो एडिशन 2 3 5 7 11 दे रहे हैं, वो हम लिखेंगे। सैम्पल पॉइंट्स हैविंग स्कोर 2 3 5 7 11 आर फेवरेबल टू इवेंट सी। सो सी में 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 4 1 4 4 1 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3 6 5 5 6, ये सब आएंगे। ये 2 देगा एडिशन, ये 3 देगा, और ये 5 एडिशन देंगे। ओके, उसके बाद ये 7 एडिशन देंगे, ये सभी, और ये 11 एडिशन देंगे। ठीक है, तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एलिमेंट्स हैं इस इवेंट के फेवर में। सो सैम्पल पॉइंट्स, इसके प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आर 15. So probability of C is number of element in C upon number of element in S, यानी 15/36, यानी 5/12। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 8th लास्ट वन। 5 men in a company of the 20 are graduates. If 3 men are picked up out of 20 at random, what is the probability that at least one is graduate and they are all are graduate? Means हम कितने 3 पर्सन उठा रहे हैं 20 में से। 20 में से क्या बोला गया? कितने ग्रेजुएट हैं? 5 men in a company are graduate out of 20. सो 20 में से 5 अगर ग्रेजुएट हैं तो बाकी क्या रहे? नॉन ग्रेजुएट। ओके, सो 15 नॉन ग्रेजुएट हैं। अब उसमें से एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड ऑल आर ग्रेजुएट, ऑल आर ग्रेजुएट मतलब इन 5 में से कोई भी 3 उठाने हैं। एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट मतलब कम से कम एक ग्रेजुएट हो, यानी दोनों ग्रेजुएट भी चलेंगे, यानी तीनों ग्रेजुएट भी चलेंगे। अब ये तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो गया। इसका उल्टा, एक भी ग्रेजुएट ना हो, वो फाइंड आउट करेंगे हम। जब एटलीस्ट 1 वाला सिचुएशन होता है ना, तब हमें उसका
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के थ्रू जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ है एटलीस्ट वन, तो यानी 1 2 3, 1 ग्रेजुएट आइदर और 2 ग्रेजुएट और 3 ग्रेजुएट, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी हमें। 1 ग्रेजुएट 2 ग्रेजुएट एंड 3 ग्रेजुएट, तो इसका एडिशन करना पड़ेगा जो ज़्यादा काम हो जाएगा। इसका उल्टा क्या करना चाहिए कि नन इज ग्रेजुएट, तो नन इज ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। 1 माइनस नन इज ग्रेजुएट मतलब ये हो जाएगा किसके फेवर में, एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट। ओके, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ग्रेजुएट फाइंड आउट करेंगे, इजी है ये। ठीक है, तो हम जो एटलीस्ट वाला जो भी सिचुएशन आता है ना कभी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो गो विथ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, 5 men in a company of 20 are graduates. Number of non-graduate persons are 20 minus 5 and 15. 3 men are picked up out of 20 at random. This can be done in 20C3 ways. So number of eliminating samples is 20C3. Now first event A consider करें, at least one is graduate. Okay, so 1 or 2 or 3 चलेगा, 1 ग्रेजुएट चलेगा, 2 ग्रेजुएट चलेगा, तीनों के तीनों ग्रेजुएट भी चलेंगे, पर इस तरह से डायरेक्टली फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा। सो वी गो विथ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ग्रेजुएट, मतलब 1 माइनस 15C3 20C3। अब देखो 15 नॉन ग्रेजुएट्स हैं, नॉन ग्रेजुएट्स में कोई भी 3 पिकअप करेंगे, ठीक है। नन इज ग्रेजुएट कितने होंगे, नन इज ग्रेजुएट का सैम्पल स्पेस में कितने आएंगे, 15 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं, तो 15C3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी नन इज ग्रेजुएट की, 15C3 अपॉन 20C3, सैम्पल स्पेस में जितने एलिमेंट उसको डिवाइड करना है। सो ये लिखा हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ग्रेजुएट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज ग्रेजुएट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 55 अपॉन 1140 मिलेगा। इसको फर्दर प्रॉपरली सॉल्व करते हुए हमें मिलेगा 137 अपॉन 228। सो एटलीस्ट 1 इज ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 137 अपॉन 228। नेक्स्ट इवेंट कंसिडर कर रहे हैं, ऑल आर ग्रेजुएट्स, मतलब सबके सब ग्रेजुएट्स चाहिए, तो जो 3 हम पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो 3 हमने पर्सन सिलेक्ट करने हैं वो सारे कौन से होने चाहिए, ग्रेजुएट्स। ग्रेजुएट्स कितने हैं, 5 हैं हमारे पास। ओके, तो पाँचों में से कोई भी 3 सिलेक्ट करेंगे 5C3 वेज। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ बी इज 5C3। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5C3 अपॉन 20C3। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनली 1 अपॉन 114, ये 18 आएगा। सो 1 अपॉन 114 ये रहा नन इज ग्रेजुएट का कैलकुलेशन। सो गाइस थैंक यू सो मच यू व्यू करने के लिए, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करो। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।